This is our seventh lecture of the literary criticism. As you know, we are studying the poetics that was written by a great figure of Greek tradition named Aristotle. The tragedy is actually a basic element of the literature that the literature can never be completed without this concept. It is the backbone of the literature basically. Now today we will see the actual concept of tragedy, and we will see the comments and the idea of tragedy that Aristotle introduced to us. So let me see some background of this concept. A Greek concept is different from modern concept of tragedy. ये चीज़ याद रखिएगा कि ग्रीक और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों डिफरेंट हैं ट्रेजेडी के. ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना ट्रेजेडी, उसका जो फादर है ये शेक्सपियर है, जबकि जो क्लासिकल या ग्रीक जो ट्रेजेडी है वो एरिस्टोटेलियन है बेसिकली अपनी कंस्ट्रक्शन में. तो इन मॉडर्न एज ट्रेजेडी मीन्स ड्रामा और अ स्टोरी with an unhappy ending and a disastrous enough to have tragic effects. मॉडर्न एज के अंदर ट्रेजेडी का मतलब कोई भी ड्रामा या कोई भी ऐसी स्टोरी जिसकी जो एंडिंग है ना वो अनहैप्पी हो और इतनी के मतलब है कि वो तबाही रखे अपने अंदर कि वो ट्रेजिक इफेक्ट्स जो है ना वो अपने ऑडियंस को दे सके. ठीक है, मतलब है कि उसके अंदर कोई इतनी वो अहम चीज़ नहीं है, सिर्फ अनहैप्पी एंडिंग जो है ना मॉडर्न एज में उसको ट्रेजेडी कहा जाता है. तबाही जो इतनी सिर्फ होती है उसके अंदर कि मतलब डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे एक्शन की फॉर्म में, तो उस वहाँ पे यानी कि ट्रेजेडी नहीं होती, वो समझ लें कि वो लड़ाई झगड़ा, ठीक है, क्वारलिंग है, वो क्या उसका नाम है, डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनकी आपस में जो है ना एक फाइट्स है, उनके नतीजे में जो है ना प्लॉट या पूरे के पूरे जो एक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं या उनके अंदर जो डिजास्टर पैदा होता है ना, वो सिर्फ मॉडर्न एज के अंदर जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक सिर्फ यही ट्रेजेडी है. ठीक है, अनहैप्पी एंडिंग हो और जो ट्रेजिक इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से हों, और वो भी किसके नतीजे के अंदर, सम एक्शंस के नतीजे के अंदर. When we see the concept of tragedy in the Greek tradition, then in Greek it was a serious drama, not necessarily with an unhappy ending. ये ज़रूरी नहीं है. ग्रीक जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है उसके अंदर ड्रामा जो है ना वो सीरियस होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो एंडिंग है वो अनहैप्पी हो. एसेंस ऑफ इट दैट इट हैंडल्ड सीरियस एक्शंस ऑफ सीरियस कैरेक्टर्स. ग्रीक ट्रेजेडी का जो एसेंस है ना उसका जो जौहर है वो बुनियादी तौर पर क्या है, ये इसने दो चीज़ों को थामा होता है. एक तो उसके अंदर सीरियस एक्शंस होते हैं और सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं. सीरियस कैरेक्टर्स जो हैं ज़ाहिर है वो वही सीरियस एक्शन परफॉर्म करेंगे ना. यहाँ याद रखिएगा सीरियस एक्शंस या सीरियस कैरेक्टर्स से वो क्या मुराद ले रहे हैं. सीरियस एक्शंस और सीरियस कैरेक्टर्स से मुराद ये है कि दे आर लॉजिकल, दे शुड बी लॉजिकल. ठीक है, देयर एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड दे हैव द विजडम, दे हैव द रीजन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस इन विच दे आर परफॉर्मिंग. जहाँ भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो करेक्टर जो हैं वो अपने गिरदोनवा की जो सेटिंग है या हालात हैं या डायलॉग हैं या एक्शंस हैं या प्लॉट है उसको बड़े सीरियस और लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं उसके साथ. ठीक है, कोई भी जो एक्शन है वो किसी के मतलब है कि आने से वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आती,
ठीक है जी। यहाँ तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है जी, ड्रामे के अंदर थर्ड कैरेक्टर आके पूरे का पूरा एक्शन तब्दील कर देता है। ऐसा नहीं है ग्रीक ट्रेजेडी में। ग्रीक ट्रेजेडी में जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं ना कैरेक्टर्स की, बेसिकली वो एक्शंस को चलाते हैं, ठीक है। इसलिए वो उनके अंदर सीरियसनेस होगी। एक फजूल जो जहन का जो करैक्टर होगा या फजूल किस्म का जो करैक्टर होगा वो सीरियस एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। बिलखसूस देखिए हमारे यहाँ क्या होता है जी, मियाँ फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल के प्लेस चल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो थर्ड पार्ट जो उसकी सास का उसको करैक्टर देते हैं, और सास के करैक्टर की वजह से जो दोनों करैक्टर्स की जो लाइफ में ना डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड करैक्टर है ये बड़ा जिसको कहते हैं ना बड़ा मीन करैक्टर है, बड़ा ये मीन एक ड्रामा है, ये सीरियस ड्रामा नहीं है। यानी कि वो दोनों की तबाही और उनकी जो अच्छाई है वो किसी तीसरे की वजह से मुतासर हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ग्रीक ट्रेजेडी का नहीं है, ठीक है जी। द पोएटिक्स इज चीफली कंसर्न्ड विद ट्रेजेडी। ये जो पोएटिक्स है ना, इसकी बुक जो है एरिस्टोटल की, उसका ज़्यादातर जो है वो कंसर्न है वो ट्रेजेडी के साथ है, ठीक है। हमने देखा भी था उसकी पोएटिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर कि ट्रेजेडी के ऊपर उसे कितने चैप्टर दिए हुए वहाँ पे। दैट इज़ द हाईएस्ट पोएटिक फॉर्म। तो ट्रेजेडी क्या है जी, हाईएस्ट पोएटिक फॉर्म है। पोएटिक फॉर्म के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एज द एबरक्रॉम्बी सेज दैट एरिस्टोटल वर्कड आउट द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, कहते हैं विद सच इंसाइट एंड कॉम्प्रिहेंशन। कहते हैं एरिस्टोटल ने जो थ्योरी ट्रेजेडी की जो थ्योरी है उसको इतनी गहराई और इतनी मतलब है कि उसके हमागिरियत के साथ उसने उस पर काम किया है कि दैट इट बिकम्स द टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ लिटरेचर, कि ये जो है तो ट्रेजेडी की जो थ्योरी थी ये लिटरेचर की पूरी थ्योरी बन गई है, ठीक है। लिटरेचर इस थ्योरी के बगैर जो है वो कंप्लीट ही नहीं है, वो फुलफिल ही नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है। The foremost and the most important thing that we have to understand or we should understand over here is the conception of the definition of tragedy. जो tragedy की definition है ना, it is a more complex in its sense, ठीक है। तो इसलिए इसको जो समझना है वो बड़ा ज़रूरी है। डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन, इसलिए मैं आपके सामने डेफिनेशन इसकी जो है वो एक्सप्लेन फॉर्म में मैं बयान करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को, सो दैट यू विल गेट द रियल सेंस ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन के अंदर स्टैंड करता है सारे का सारा। जिसको डेफिनेशन समझ आ गई ना, उसके लिए इसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैस्प करना it is your first priority, ठीक है। it should be your first priority to grasp the deeply of the concept of tragedy। तो देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहता है ये एरिस्टोटल की द पोएटिक्स के अंदर जो उसने डेफिनेशन की है ना ट्रेजेडी की, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इट इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। एक्शन कैसे हैं, सीरियस हैं, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और उनकी जो वो हुजम है वो एक खास है एक्शंस का, ठीक है। इन अ लैंग्वेज, ऐसी जुबान में है, ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का मानी जो है वो सजावट के माना में है, वो आराइश के माना में है, ठीक है, वो महजूज होने के माना में है। यहाँ वो कहते हैं ऐसी जुबान के अंदर होते हैं जो कि जो खूबसूरती देती है मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से महजूज करके। जो पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो किसके लिए हो, किस लैंग्वेज में पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर किस किस्म की लैंग्वेज मुख्तलिफ हिस्सों ड्रामे के मुख्तलिफ पार्ट्स को वो क्या बनाती है, देखने वालों के लिए महजूज बनाती है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज थ्रू एक्शंस एंड नॉट नरेशन। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन चीज़ें, इसको फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि ये जो इमिटेशन होती है
ये एक्शंस के थ्रू परफॉर्म की जाती है, नरेशन के थ्रू नहीं। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पाइटी एंड फियर, और किस किस्म के सीन्स के जरिए ये इमिटेशन की जाती है परफॉर्म, पाइटी एंड फियर, ठीक है। यानी कि पाइटी और फियर का ताल्लुक ऑडियंस के साथ है, यानी कि ऑडियंस के अंदर पाइटी और फियर पैदा होता है। ब्रिंगिंग अबाउट द, ये बता रहा है ना आगे, वो कहता है ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, जो किसके जरिए आ रहा होता है, कैथारसिस के जरिए, ठीक है जी। कैथारसिस से पैदा होने वाले जो इमोशंस हैं ना, वो आ रहे होते हैं पाइटी और फियर की फॉर्म में, और उनके थ्रू ये परफॉर्म की जाती है इमिटेशन। नाउ वी सी द chunks or the parts, or we divide, or first of all we divide this definition into different parts for our understanding। हम इसको पहले देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने चंक्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। पूरी डेफिनेशन को इसके पार्ट्स बनाए हैं ताकि हमें जो है ना अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए कि डेफिनेशन क्या नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ वंस टाइम अगेन कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा लिटरेचर इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ले जी पहले देखते हैं इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। सर्टेन मैग्नीट्यूड तक हम देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है ट्रेजिडी, एक्सप्लेनेशन बताने लगा हूँ। ट्रेजिडी डील्स विद वन इशू दैट इज वेरी सीरियस। वो कह रहा है अच्छा जी, ट्रेजिडी के अंदर एक सिंगल इशू उसको डील किया जाता है सिर्फ, और वो बड़ा सीरियस होता है। सिंगल इशू होता है और बड़ा सीरियस होता है। फॉर यानी कि देखें, दो प्लॉट नहीं चल रहे होते ट्रेजेडी के अंदर, दो पैरेलल प्लॉट नहीं चलते, यानी कि दो स्टोरियां नहीं चल रही होती। यहाँ तो हमारे यहाँ इस तरह के प्लेस चलते हैं ना, इस तरह की स्टोरीज हैं ना, जिनमें एक ही वक्त में दो दो जो है ना कहानियां चल रही होती हैं। जो ट्रेजेडी है उसके अंदर सिंगल ही इशू होता है, ठीक है जी, और वो बड़ा सीरियस किस्म का होता है, और उसी इशू के ऊपर पूरा ड्रामा जो है सेंट्रलाइज हो रहा होता है। सारे के सारे जो एक्शंस हैं वो उसी इशू के जो है वो सराउंडिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं। उसी इशू की जो सेंट्रलिटी है ना, उसी की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं सारे के सारे एक्शंस जो, ठीक है जी। It is not like something trivial like breaking of fingernail। वो कहता है कि इसकी जो है ना क्या उसे कहते हैं, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि जैसे आप जो है किसी का कोई फिंगर नेल टूट जाए, यानी कि इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि इतनी ज़्यादा मतलब गिरी हुई नहीं होती ये प्ले या ड्रामा जो ट्रेजिक होता है। अरिस्टोटलियन जो ट्रेजेडी का जो ड्रामा बनता है वो इतना गिरा हुआ नहीं है कि जो कि नाखून के टूटने से उसकी जो एक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ के ब्रेकिंग ऑफ फिंगर नेल का मतलब यहाँ पे ले रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जो है एक जो खामन है वो बीवी को तलाक दे देता है हमारे यहाँ किसी ड्रामे के अंदर, वो पूरे का पूरा ड्रामा ही जो है वो उस तलाक को ही डिस्कस करी जाता है, उस तलाक के गिर्दी घूमी जाता है, ठीक है। हालांकि जो तलाक है उसके तो डिफरेंट किस्म के और भी सोल्यूशन है ना सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उसके पॉसिबिलिटीज तो है ना रिकवरी की। तो इस तरह के इशू के ऊपर ये चीज़ नहीं खड़ी होती, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। ये फिंगर नेल है, ये ब्रेकिंग ऑफ फिंगर नेल इसको कह रहा है, ठीक है। बड़े एक जो है ना इशू के ऊपर वो स्टैंड कर रही होती है। देन द मैग्नीट्यूड को देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है अरिस्टोटल की। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज ऑफ द प्लॉट या साइज ऑफ द ड्रामा या स्टोरी। ट्रेजिक प्लॉट मस्ट हैव सर्टेन लेंथ। ये ट्रेजिक जो प्लॉट है इसको एक ख़ास किस्म की जो है ना वो लेंथ रखनी चाहिए, इसका साइज़ एक ख़ास किस्म का होना चाहिए। ये ख़ास किस्म का साइज़ होता है इसका। लैंग्वेज एनफ टू अलाउ द चेंज फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। वो कहते हैं लैंग्वेज जो है इतनी ज़्यादा मतलब है कि उसको इतना काफ़ी होना चाहिए कि वो जो चेंज आ रहा है ना इसके हीरो की लाइफ के अंदर कि वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ मूव करता है, ठीक है जी। वो कहता है इस चेंजिंग के अंदर
उसको सिर्फ इतनी ज़्यादा मतलब कि बड़ा होना चाहिए उसकी लैंग्वेज को ड्रामे की, कि उसके अंदर ये हमें वाज़े तौर पर दिखा सके कि किस तरह जो हीरोइक करेक्टर है वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ मूव करता है, ये उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं एक्शंस में, बट नॉट टू बी फॉरगॉटन बिफोर एंड। हाँ, लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि जब आप एंड तक पहुंचे तो आपको बिगिनिंग ही उसकी भूल जाए। ठीक है जी, ऑडियंस जो है वो इतना लंबा ना प्ले हो कि वो जो है पता नहीं शुरू कहाँ से हुआ था, तो यही भूल जाए जो देखने वाली ऑडियंस है। इसलिए प्लेज की वर्ड के अंदर हर वो ड्रामा जिसकी एपिसोड्स बड़ी शॉर्ट हों, बड़ी नैरो हों, वो बड़ा अच्छा ड्रामा जो है ना वो समझा जाता है। इसीलिए जितने भी आप प्लेज देखें, ये जाए कि अपनी प्ले की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तानी, वहाँ भी वो जो प्लेज हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जिनकी जो एपिसोड हैं वो कम होती हैं, 70-70, 100 के ऊपर। ये इंडियन जो प्लेज हैं इनका प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम यही है कि उनकी एंडिंग ही जो है लोगों को भूल जाती है, वो बल्कि या फिर एंडिंग याद रहती है या उनकी बिगिनिंग याद रहती है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाती है कि वो पता ही नहीं चलता चेंजिंग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुई है, भूल जाता है लोगों के जहन से। इट इज़ नॉट टू शॉर्ट, इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। दैट एक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड ब्यूटीफुल फॉर डिफरेंट पार्ट्स क्लियरली विजिबल। वो कहता है इतनी शॉर्ट भी ना हो कि पता ही ना चले कि एक्शन, एक एक्शन ने दूसरे एक्शन के अंदर कन्वर्जन कैसे हुई है। यानी कि इतनी शॉर्ट हो ये इसका जो साइज़ है ड्रामे का कि वो विजिबल ना हो पाए देखने के लिए कि तब्दीली कब वाक़या हुई है, बल्कि एक्शन को कैसा होना चाहिए, उसको प्रिपेयर हो, फिर ब्यूटीफुली वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो क्लियरली विजिबल हो ऑडियंस के लिए। ठीक है, इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक होल। जी, वो कहता पूरे के पूरी जो ये लैंग्वेज है इसके अंदर एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक होल का मतलब ये है कि उसका जो आइडिया है वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म के अंदर जो है रिप्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे। यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया जो उसके अंदर वो बताना चाह रहा है, जो राइटर है या जो मतलब है कि जो लिखने वाला है, वो क्या कर रहा है, वो उसकी एसेंस जो है ना, उसका जो आइडिया है उसके जो परफॉर्मेंस का, वो थोड़ा थोड़ा करके ऑडियंस के माइंड के अंदर पुट करना चाह रहा है। और ऑडियंस उसको देखने के बाद, ऑर्गेनिक होल का मतलब यहाँ पे समझ लें कि एक बंदा जब देखने के बाद किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा वही प्ले अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो देखा है ना आपने कि वो ये जो क्वेश्चन है ना कि आपको कोई पूछे जब आपने एक प्ले या आपने एक फिल्म जो है वो देखी हुई होती है, तो आप किस तरह पूरी की पूरी फिल्म को अगले बंदे को समझा सकते हैं। How other person can understand your words or can get the understanding of that movie from your language or from your description। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक होल था जिसको आपने वहाँ से कैच किया है और दूसरे के सामने प्रेजेंट कर दिया है, उसको भी समझ आ गया। ठीक है जी, ये जो आइडिया है ना ये ऑर्गेनिक होल का, वो इसमें छुपा हुआ है। ये मैंने आपकी इजीनेस के लिए आपको ये चीज़ बताई है। ये नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। जी, एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। लैंग्वेज इनटू विच रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग एंटर्स। ये लैंग्वेज का वो वाला पार्ट की बात, ब्यूटिफाइड जो करती है ना लैंग्वेज को, वो ब्यूटिफाइड की लैंग्वेज की क्या मतलब ले रहा है? एम्बेलिशमेंट और ब्यूटिफाइड का मीनिंग ये समझा रहा है कि भी लैंग्वेज के वो वाले पार्ट्स हैं ड्रामे के अंदर जिसके अंदर रिदम आता है, हारमोनी आती है और सॉन्ग्स जो है ना वो उसके अंदर डाले जाते हैं। यानी कि देखें एक ड्रामा डायलॉग हो रहा है, डायलॉग के बैकग्राउंड पे आजकल तो साउंड चलता है ना, तो साउंड भी जो है वो इफेक्ट करता है ऑडियंस को। ठीक है, जहाँ पे जो गमगीन किस्म का एक सॉरोफुल जो सीन आएगा वहाँ पे एक साउंड डिफरेंट होगा, और जहाँ पे एक हैप्पीनेस वाला जो सीन आएगा वहाँ पे साउंड डिफरेंट होगा। और इतनी उसकी टॉनिक कैपेसिटी है, उसकी टॉनिक जो इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि वो ऑडियंस को अफेक्ट करता होता है इमोशनली। जैसा कि ये अभी रिसेंटली जो ड्रामा गुजरा है खलीलुर रहमान कमर का मेरे पास तुम हो, उसका बाकायदा डिबेट ये चली है कि ड्रामा ज़्यादा हिट हुआ है कि उसका जो सॉन्ग है उसकी वजह से ड्रामा हिट हुआ है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है जी, एम्बेलिशमेंट और ब्यूटिफाइड लैंग्वेज की।
तो पार्ट ही समझ आ गया, यानी कि वो ड्रामे के दौरान ही आ रही है ना वो सारी चीज़ें, वो लैंग्वेज के दौरान, मतलब करेक्टर डायलॉग बोल रहे हैं और डायलॉग बोलते बोलते गाना लग जाता है, ठीक है, यानी कि वो पार्ट होता है उसका बाकायदा तौर पे, ये कंपल्सरी पार्ट है किसी भी ट्रेजेडी का। सम पार्ट्स थ्रू मीडियम ऑफ वर्स अलोन, ठीक है, ये डायलॉग की फॉर्म में जो मैंने आपको बात की, करेक्टर वो वर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स जो हैं ड्रामे के वो वर्स की फॉर्म में होते हैं, अदर विद द एड ऑफ सॉन्ग, और दूसरे कुछ पार्ट्स हैं उनको सॉन्ग के जरिए जो है ना वो बताया जाता है, ठीक है। मोस्टली जो इमोशंस हैं या उनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं, ठीक है जी, उनको जो है ना वो सॉन्ग्स के या रिदमिक जो टॉनिक जो वर्ड्स हैं या वो पैटर्न्स हैं वो बताते होते हैं कैरेक्टर्स के, इनर जो उनके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है या इनर जो उनकी जो फीलिंग्स है ना उसको इजहार किया जाता है सॉन्ग्स और रिदम के ज़रिए। थ्रू एक्शंस नॉट नरेशन, ये इमिटेशंस किसके थ्रू होती है, एक्शंस के थ्रू, नरेशन के थ्रू नहीं, यानी कि क्या मतलब, स्टोरी शुड बी एक्टेड आउट नॉट टू टेल। आपको पता है कि एपिक के अंदर जो है ना वो स्टोरी को नरेट किया जाता था, इसीलिए जो ट्रेजेडी है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको जो है वो करके दिखाया जाता है, इसको बताया नहीं जाता। तो ईजी है ये, यानी कि इसको क्या होना चाहिए, इसको एक्टेड आउट होना चाहिए, यानी कि ये दिखनी चाहिए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी बतानी नहीं चाहिए। ट्रेजेडी जो दिखने में ज़्यादा मुतासर करती है, बताने में उतनी मुतासर नहीं करती, इसलिए एपिक जो थी वो नरेशन पे बेस करती थी और ट्रेजेडी जो है वो एक्शन पे बेस करती है। थ्रू सीन्स ऑफ पाइटी एंड फियर, जी पाइटी और फियर के सीन्स के थ्रू उसको आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि इवेंट्स एंड एपिसोड्स शुड लीड द ऑडियंस टू फील सॉरी फॉर हीरो एंड एफ्रेड एज ही मूव्स टुवर्ड अ डिस्ट्रक्टिव एंड। कहते हैं जैसे जैसे हीरो जो है वो अपने भयानक अंजाम की तरफ चलता है, हीरो का जो करेक्टर है, इवेंट्स बाय इवेंट्स, एपिसोड बाय एपिसोड, ठीक है, वो क्या पैदा करता है ऑडियंस के अंदर, दो चीज़ें, एक तो सॉरी हीरो के लिए, ठीक है, दूसरा एफ्रेड खौफ, खौफ और जो एक तरस के जज्बात है ना, सॉरी का मतलब यहाँ पे तरस है, ठीक है, वो सॉरी फील करते हैं हीरो के लिए ऑडियंस जो है, और वो खौफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं करेक्टर के रिगार्डिंग। ये आते किधर से हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि किसके लिए सॉरी, किसके लिए और एफ्रेड किसके लिए। याद रखिएगा कि जो हीरो है वो जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज को फेस करता है ना प्लॉट में या एक्शंस के अंदर, इसके हवाले से उनके अंदर क्या पैदा होती है, सॉरी की फीलिंग हीरो के लिए, कि वो जो भी वो जो ही वो किसी चीज़ को, वो जो ट्रबल को फेस करता है वो फेल हो जाता है, तो वो बेचारा क्या उसे कहते हैं, फिर लोग उसके साथ किस तरह की इमोशंस अटैच करते हैं, इसके क्या उसे कहते हैं, सॉरी की फीलिंग है, जैसे कि दानिश का करेक्टर है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडर, दानिश के करेक्टर के साथ लोगों की अटैचमेंट हो गई थी, लोगों ने उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट कर ली थी, ठीक है जी। और एफ्रेड किस वजह से, खौफ भी था लोगों को कि पता नहीं क्या होगा इस बंदे के साथ, इस करेक्टर के साथ पता नहीं क्या होगा, ये क्या बनेगा दानिश का, ठीक है। ये जो है ना मतलब एपिसोड बाय एपिसोड आपको जो एक क्यूरियस करती है चीज़, वो आपको खौफ में मुब्तला करती है ऑडियंस को, ठीक है। एक्शंस जो होने वाले एक्शंस हैं उनके हवाले से खौफ पैदा होता है लोगों के अंदर। ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, जी ये सारे के सारे इमोशंस कहाँ से आते हैं, कैथारसिस के ज़रिए, ठीक है जी, कैथारसिस के ज़रिए आते हैं। जी कैथारसिस देख लेते हैं क्या है। कैथारसिस मीन्स परगेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशन। ये अंडरस्टैंड कर लें ज़रा इसको, हम कैथारसिस को हम एक्सप्लेन वे में देखेंगे जब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसके ना ट्रेजेडी के, उसके अंदर भी। इसको इधर मैं आपको सिर्फ इसका जस्ट एक व्यू देता हूँ। कैथारसिस का मतलब है परगेशन। परगेशन का मतलब क्या है, आपने हीरो के पूरे सीन्स को जो देखा और आपकी जो अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर उसने आपको इमोशनली ट्रिगर करना शुरू कर दिया, ठीक है।
और प्योरिफिकेशन के अंदर आपके जो इमोशंस ट्रिगर हुए थे, सीन्स ने जिन आपके इमोशंस को ट्रिगर किया, प्योरिफिकेशन के अंदर जाके प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा या उसका जो स्टेप है, वो आपके इमोशंस को आपकी बॉडी से, यानी कि आपके जो बॉडी से डिटैच करके वो किसके लिए प्योरीफाई कर देगा, उसको अलहदा करके जस्ट उस फिगर के लिए, जस्ट उस हीरो के लिए जिसके साथ वो सब कुछ हो रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं उसकी एसोसिएशंस, ठीक है, टू द हीरो दैट इज फेसिंग द डिफरेंट ट्रबल्स एंड द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द एक्शंस एंड द प्लॉट। और क्लैरिफिकेशन ऑफ इमोशंस क्या है, जो ही उसके साथ उसका जो डिस्ट्रक्टिव एंड होगा, या तो आप उसके बारे में रोना शुरू कर देंगे, अगर कॉमेडी होगी तो आप हंसना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं ना कि ड्रामे देखने का फ़ायदा कोई नहीं है, मूवीज़ का क्या फ़ायदा है, बकवास होता है, सारा कुछ इस तरह होता है, ठीक है जी, कैमरे का कमाल है। उनसे ही क्वेश्चन अरिस्टोटल ये पूछता है, ठीक है कि ये अगर बकवास है, आर्ट एक काम, यही तो आंसर किया है उसने, कहा अगर आर्ट एक बकवास चीज़ है तो फिर बताएं ना मुझे कि देखने के बाद ये इमोशंस क्यों पैदा होते हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है बास करैक्टर पे, आपको बास करैक्टर के हवाले से रोने की फीलिंग क्यों आती है, आपको गुस्से की फीलिंग क्यों आती है, आपको सॉरी की फीलिंग क्यों आती है, ठीक है। अगर तो वो आर्ट जो थी वो एक फेक चीज़ थी तो आपके इमोशंस को तो अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ सम रियलिटी इन इटसेल्फ। दिस मूवमेंट कम्स व्हेन हीरो फॉल्स फ्लैट ऑन हिज फेस। ये मूवमेंट कब आता है, जब हीरो, मैंने बताया ना, उसके साथ उसका डिस्ट्रक्टिव एंड हो जाता है, यानी कि मुंह के बल जमीन पे गिरता है। जब हीरो मुंह के बल जमीन पर गिरता है उस वक्त ये मूवमेंट आता है। एन ऑडियंस कैन फाइनली एक्सप्लोड। ये एक्सप्लोड का वर्ड जरा देखिएगा, ये समझ लो कि जो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि ड्रामा शरामा और मूवी सारी कुछ बकवास होता है, सब कुछ मन घड़त होती हैं, वो कहता है एक्सप्लोड। क्योंकि जब आप उसके नतीजे में रो दिए, उसके नतीजे में हंस दिए, उसके नतीजे में गुस्सा आ गया, तो आपने अपना आप जाहिर कर दिया कि यू हैव आल्सो द इफेक्ट, या यू हैव आल्सो द इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी कि आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी थी, उसके साथ उसने आपको अपने साथ क्या कर लिया हुआ था, एंगेज कर लिया था, अपने साथ एसोसिएट कर लिया था, या आपको उसने समझ, लेकिन दूसरे अल्फाज में अगर मैं अकवर्ड लैंग्वेज में कहूँ तो आप ऑडियंस जो है वो नंगी हो जाती है एंड के ऊपर, क्योंकि कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है और कोई कुछ कर रहा होता है देख के उसको, ठीक है। वो ये एक्सप्लोर का वर्ड इसको कह रहा है कि ऑडियंस जो है वो क्या हो सकती है, आखिर में अपने अपने नज़रों में नंगी हो सकती है, कि उसको जो वो दबा के बैठा हुआ था जिन इमोशंस को, वो इमोशंस उसके कंट्रोल नहीं हो पाए और उसने उसका एंड देख के एक्सप्रेस कर दिया। इसलिए बड़े बड़े आशिकों ने जब देखा, या वो खावे जो बड़े बावफा थे अपनी बीवियों के साथ, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, जो दानिश ने एक्सप्रेस करके दिखा दिया अपने मेरे पास तुम हो प्ले के अंदर, तो बड़े बड़े लोगों की जो फीलिंग्स थी वो मंजर आम पर आ गई, जो जुबान से नहीं कह सकते थे, उन्होंने अपने आंसू बहा के जो है वो वहाँ पे साबित कर दिया कि वो असल में थे क्या बुनियादी तौर पे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई WhatsApp.